नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के से स्पोक्समैन। आज बात करा रहा हूँ जनरल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। एक्चुअली हम सभी लोग, चाहे हम लोग एडवोकेट्स हैं, चाहे किसी और प्रोफेशन में हैं, चाहे हम टीचर हैं या पुलिस में हैं या किसी और अपने सेल्फ बिजनेस में हैं, सभी में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। और ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम एक चीज़ अवॉइड करते हैं, और वो सभी करते हैं लगभग मैं कहूँगा कि कुछ हज़ारों में एक होगा जो थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है और उसके अकॉर्डिंग जो WHO के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलता हो। अदरवाइज़ जब तक हो सकता है हम अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा केयरलेस रहते हैं और अवॉइड करते हैं बहुत सारे चीज़ों को, जिसका खामियाजा हमें इतना भयानक भुगतना पड़ता है कि हमारी अनटाइमली डेथ तक हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपकी बात कराऊंगा डॉक्टर रवि मलिक से। डॉक्टर रवि मलिक मलिक रेडिक्स हेल्थ सेंटर के MD हैं, CMD हैं। आप डायरेक्टर कहिए, CMD कहिए, चेयरमैन कहिए, और पिछले 20 साल से इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपना जो MBBS किया वो 1983 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। 1988 में इन्होंने MD भी वहीं से किया, और लगभग पिछले 40 वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो इनका जो विधा है वो एक अलग इसलिए भी है क्योंकि आप IMA में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, आप IMA ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो विंग है उसमें आप प्रेसिडेंट रहे, आप स्पोक्समैन रहे IMA के, मीडिया को आप देखते थे, और आपने करीबन 2000 से ज़्यादा लेक्चर्स इस बात के दिए हैं कि किस तरीके से लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उनको अवेयर किया जाए, उनकी हेल्थ को ठीक किया जाए ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। क्योंकि डॉक्टर साहब का मानना ये है कि अगर आदमी स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, तो कंट्री हेल्दी होगा, राष्ट्र हेल्दी होगा, और एक हेल्दी राष्ट्र में ही डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये इनका थीम है और ये दिन रात इसी उसमें लगे हुए हैं। मैं और इनके बारे में आपको बात कराऊंगा, अब इनसे ही मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMA चैनल में। और मैंने बहुत शॉर्ट में आपके बारे में बताया है, दरअसल बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, आपका यूट्यूब पर आपका पूरा ब्यौरा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हुए कि आपने पूरा एक मेडिकल लाइन में न केवल एक एम आपका पैसा कमाना है, बल्कि आपका एम लोगों को जागरूक रखना है हेल्थ के बारे में। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है जिससे हम लोग लाचार हो जाते हैं वो है कैंसर। तो मैं आज कैंसर पे बात करूंगा डॉक्टर साहब, कि कैंसर से कैसे बचा जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम इसके बारे में जान सकते हैं कि हम इसके शिकार होने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले तो मैं इट इज़ प्राउड प्रिविलेज फॉर मी कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं आपको बताऊं। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरा ये मानना है कि अगर हम बीमारी जिसको बचाव कर सकते हैं, क्योंकि बचाव के अंदर जो है ना रिसोर्सेज भी बड़े कम लगते हैं, पैसा भी बहुत कम खर्च होता है, जान भी नहीं जाती है, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी सब कुछ कंट्रोल में रहते हैं, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी फिलोसफर ने जो कहा है बिल्कुल सही बात कही है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक जानलेवा बीमारी कैंसर, जो कि कैंसर का नाम हमारे जहन में आते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम कितने लापरवाह हैं इस बीमारी से। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि हम कैंसर से हमारी मृत्यु की रोकथाम काफ़ी हद तक हो सकती है। जी हाँ, कैंसर से अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी कैंसर से मृत्यु होने की संभावना काफ़ी कम हो सकती है, अगर हम इस चीज़ को, इस नॉलेज को ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेज के ऊपर पकड़ लें तो मजाल नहीं है कि कैंसर फैले हमारी बॉडी में या स्टेज 3-4 में जाए और हमारे को मौत के बिल्कुल द्वार तक ले जाए। अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं, सपोजिंगली मेरे यहाँ पे कैंसर डेवलप होना शुरू हुआ और मैंने अभी पकड़ लिया इसको, उसकी सर्जरी करा दी, आसपास के मार्जिन उसके हेल्दी करके इसको निकाल दिया, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये एक फोड़ा ही है। लेकिन अगर इसने अपनी जड़ें फैला ली, लिवर में चला गया, बोन्स में चला गया, उधर चला गया, फिर उसके बाद जो जीवित है वो बड़ा सीमित रह जाता है, और उसके बाद तमाम तरह के खर्चे भी होते हैं, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, और फाइनली जान भी जाती है। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आप अपने जहन में रखिए, जिससे कि आपको कैंसर की प्रिवेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रिवेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी जिससे कि क्योर हो जाएगा। अगर हम विकसित देशों की बात करें, जैसे USA वगैरह हैं, UK हैं, यहाँ पर अगर कैंसर की डिटेक्शन बहुत जल्दी होती है और यहाँ पर कैंसर की मृत्यु के ऊपर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल पा लिया है।
जस्ट बाई अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केसेस। हमारे यहाँ पर डिटेक्शन थोड़ी लेट होती है क्योंकि शायद हम उतने जागरूक नहीं हैं अपने हेल्थ को लेके। तो मैं कुछ 7-8 आपको टिप्स बताना चाहूँगा जिनके ऊपर अगर आप ध्यान रखें तो आप कैंसर को बड़ी अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं, और अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया तो इलाज हो जाएगा और ठीक हो मतलब जाएगा। हम खुद में पहचान सकते हैं कि हम कैंसर की तरफ चल रहे हैं, हमारे अंदर कैंसर के लक्षण आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ। बिल्कुल। वही टिप्स आम आदमी चाहता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हम उसको अपने लक्षण कि हम कैंसर की तरफ हमारा शरीर बढ़ रहा है और हम पहले ही शुरुआती दौर में ही उसको बढ़ने से पहले रोक लें, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी। तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहली चीज़, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं और आपको बिना बात के लगता है कि लो ग्रेड फीवर चल रहा है, वीकनेस आ रही है, एपिटाइट यानी भूख आपकी थोड़ी कम हो गई है, काम में मन नहीं लग रहा है, थकावट लग रही है, हल्का बुखार आता है और इसकी कोई वजह अपरेंट आपके साथ में नहीं है और ये चीज़ें 2-4 हफ्ते से चल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर किसी किस्म का कैंसर डेवलप हो रहा हो। हेमेटोलॉजिकल कैंसर डेवलप हो रहा हो यानी ब्लड से रिलेटेड कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो, या वैसे कोई कैंसर डेवलप हो रहा हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड फीवर, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस इन द बॉडी, ये अगर सब चीज़ें आपको आती हैं तो ये तो पहला लक्षण है जिसमें हमें जागरूक हो जाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं मैं वीकनेस है, मैं खान पान गड़बड़ हो गया है, शायद मेरा पेट ठीक नहीं है, नींद पूरी नहीं आ रही। लोग महीनों तो इसी चक्कर में अपना निकाल देते हैं, उस दर्द को ध्यान ही नहीं जाता कि ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। ये जितने मैं लक्षण बता रहा हूँ उसके अंदर हम अपने मन को ही समझाते रहते हैं कि नहीं नहीं ये हो सकता है कैंसर का लक्षण ना हो, लेकिन अगर ये कैंसर का लक्षण हुआ और आपने शुरुआत में पकड़ लिया तो आपका इलाज हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपके शरीर में आपको पता लगे कि एक कोई लंप बनने लग गया, गांठ बनने लग गई है कहीं पर भी शरीर में, खासकर कि अपनी बहनों, माताओं और बच्चियों को बताना चाहूँगा, अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर आपको लग रहा है कि कोई लंप आने लग गया है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये मत सोचिए कि ये साधारण फाइब्रोएडिनोमा होगा या ये तो वैसे ही हो गया ना। अगर ज़रा सा भी लंप आपको अपनी ब्रेस्ट में नज़र आता है या आपको शरीर के किसी भी पार्ट में आपको लगता है कि कोई लंप बनने लगा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके शरीर में कोई ऐसा अल्सर या घाव बना हुआ है जो हील ही नहीं हो रहा। आप उसमें मलहम पट्टी करते हैं, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो थोड़ा सा ठीक होता है, फिर वीप करने लग जाता है, फिर वो उभर के आ जाता है, फिर आप उसके अंदर मलहम पट्टी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 4-6 हफ्ते हो गए लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा। शरीर में कोई भी फोड़ा फुंसी कुछ भी हो, जनरली 2 हफ्ते में हील हो जाता है। अगर वो हील नहीं हो पा रहा, उसके मार्जिन थोड़े इरेगुलर हैं, अनहेल्दी हैं, आप तुरंत डॉक्टर से राय लीजिए। हो सकता है कि अगर मुंह के अंदर ये छाला बना हुआ, हो सकता है ये ओरल कैंसर हो। अगर आपके शरीर में कहीं पे स्किन पे छाला बड़ा हुआ है तो हो सकता है कि ये स्किन का कैंसर हो, जिसे हम रोडेंट अल्सर भी कहते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कैंसर हो सकता है स्किन का। तो कोई भी ऐसा आपके शरीर में घाव जो हील नहीं हो रहा डिस्पाइट ट्रीटमेंट, तुरंत डॉक्टर की राय लीजिए, बायोप्सी कराइए, हो सकता है ये कैंसर हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ है। चौथी बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कई बार हम अपने मन को समझाते रहते हैं, बड़ी अच्छी बात बताई। अगर आपको किसी भी अपने नेचुरल ओरिफिस में से ब्लीडिंग जा रही है, हमारे शरीर में जो नेचुरल छेद हैं, अगर उनमें से कहीं से भी लगता है ब्लीडिंग जा रही है, अगर आपको यूरिन के रास्ते में ब्लीडिंग आ रही है, या स्टूल के रास्ते में ब्लीडिंग आ रही है, या नाक के रास्ते में ब्लीडिंग आ रही है, या खांसी में ब्लीडिंग आ रही है, या उल्टी में ब्लीडिंग आ रही है, किसी भी ओरिफिस से अगर आपको ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है, तो आप इसका ज़रूर डॉक्टर के संज्ञान में लाइए। वो अगर आवश्यकता होगी तो एंडोस्कोपी वगैरह करके देखेगा ये ब्लीडिंग की सोर्स क्या है, कहीं अंदर कैंसर तो नहीं पड़ा हुआ जहाँ से ब्लीडिंग आ रही है। ये ब्लीडिंग रिपीटेड होनी चाहिए या कभी एक बार भी हुई तो भी चेक कराना चाहिए? देखिए, अगर आपको कहीं से भी कोई भी ब्लीड आती है, अब देखिए कभी आप बहुत तेजी से छींक दिए और आपको हल्का सा नाक से ब्लीडिंग आ गई, ये कैंसर की निशानी नहीं है। अक्सर कई बार कहते हैं नक्सीर, जिसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं, जैसे नक्सीर आपकी फूट गई है और हो गई है, वन टाइम इवेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगातार ब्लीडिंग आ रही है, खासकर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 40 साल से अगर आप ऊपर हैं और आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये इनकी वजह कई और भी चीज़ें होती हैं। यूरिन में ब्लड आने को हम हेमेच्यूरिया कहते हैं, उल्टी में ब्लड आने को हम हेमेटोमेसिस कहते हैं,
और बलगम में ब्लड आने को हेमोप्टिसिस कहते हैं। इन सब की और वजहें भी काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन इसमें कैंसर भी एक अच्छी वजह है जो कि 40 के ऊपर या 50 के ऊपर हैं। तो आप ज़रूर, अक्सर कई बार कैंसर निकलता है तो आप ज़रूर जांच कराएं। खास करके इसमें बताऊंगा, जो स्टूल में ब्लड आता है उसको हम अक्सर मिस करते हैं और हम उसको यही कहते रहते हैं कि बवासीर होगी या फिशर होगा या बगंदर होगा या ये होगा ना, वो कैंसर हो सकता है। हाल फिलहाल ही मेरा एक मित्र जो कि खुद डॉक्टर है, उसके यहाँ 1 साल से ब्लीडिंग चल रही थी। फिर उसने मुझे कहा, मैंने कहा भैया किस बात के डॉक्टर हो, एंडोस्कोपी तो कराओ, देखो तो सही, और काफ़ी बड़ा उसमें कोलोन का कैंसर निकला। सो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से इवन हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनके भी अगर माहवारी के वक्त ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, या आपको मेनोपॉज हो गया है, यानी कि आपकी माहवारी बंद हो चुकी है, 45 साल 47 साल से ऊपर है माहवारी और ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से अगर आप 50 साल से ऊपर हैं या 40 साल से ऊपर हैं और आपको लगता है आपकी बाउल हैबिट्स चेंज होने लग गई हैं, अभी तक आपकी बाउल हैबिट्स बिल्कुल ठीक चलती थी, आपको बिल्कुल सही टाइम पे स्टूल होता था, सब कुछ ठीक था, लेकिन सडनली पता चला आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो गई हैं, स्टूल जो है वो पतला आने लग गया है, या स्टूल जो है वो हार्ड एकदम से, कभी कब्जी होने लग गई है, कभी दस्त होने लग गए हैं, कभी कब्जी होने लग गई है, कभी दस्त होने लग गए। एनी चेंज इन ऑल्ट्रेशन ऑफ योर बाउल हैबिट्स कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ अ कोलोनिक कैंसर। ये कोलोन के कैंसर का अर्ली शुरुआती साइन हो सकता है और इसको हमें बहुत खास ध्यान से रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खाते वक्त स्वेलविंग में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं जब खाता हूँ तो मेरे को कुछ अटक रहा है, मेरे को स्वेलो करने में दिक्कत आ रही है, ये कैंसर हो सकता है ईसोफेगस का, हमें इसका बड़ा खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक खांसी जो कि 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, जो कि जा नहीं रही है, आप एस्थमेटिक नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि खांसी बड़े लंबे टाइम तक चले, लेकिन आपको 6 हफ्ते तक हो गए और आपकी खांसी नहीं जा रही है, ये कैंसर हो सकता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस, अगर आपकी वॉइस चेंज हो गई है और हाल फिलहाल में ही आपकी वॉइस चेंज हुई है, ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। अक्सर हम लोगों की ये भी एक चीज़ संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है। जितने मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जितने सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स अगर टेम्परेरी लास्टिंग है, आपको वीकनेस हुई 5-6 दिन और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, इससे कैंसर का कोई तल्लक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी एक विधि बनी हुई है जिसमें कि हम कैंसर की सोचना शुरू कर देंगे। एक आध बार स्टूल में कभी ब्लड आ गया और उसके बाद फिर आगे कभी ब्लड आया ही नहीं आपके, हो सकता है फिशर हो या हो सकता है ये चीज़ें हों, लेकिन परसिस्टेंट अगर प्रॉब्लम्स चलती हैं तो आपको उसका खास संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है और उसको मद्देनज़र। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि खांसी ठीक नहीं हो रही 4 हफ्ते 6 हफ्ते से, अक्सर वो खांसी को और बलगम को लोग कहते हैं टीबी का लक्षण है। टीबी और इसमें डिफ्रेंशिएट करना कैंसर में, ज़्यादातर टीबी के पेशेंट्स को खांसी का बताया जाता है या उनके लक्षण होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, टीबी के लक्षण थोड़े अलग होंगे, कैंसर के लक्षण थोड़े अलग होंगे। टीबी एक बीमारी ऐसी है जिसमें कि आपको खांसी होगी, ब्लड भी आ सकता है, कई बार टीबी और इसके सिम्टम्स जो हैं वो मिल भी सकते हैं, लेकिन उसका एक सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा। सिनेरियो क्या डिफरेंट होगा कि टीबी की बीमारी में आपको फीवर शुरू में ही आना शुरू हो जाएगा। टीबी की बीमारी के अंदर ऑफ कोर्स कई सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, जैसे वेट लॉस होगा, वीकनेस आएगी, ये सब चीज़ें तो आएंगी, लेकिन फीवर विल बी अ प्रोमिनेंट फीचर इन ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ये इन्फेक्शन है और इन्फेक्शंस जनरली फीवर के साथ में ही आती हैं। टीबी का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट ये भी होगा कि टीबी जनरली होने को कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये देखी जाती है ओवर क्राउडिंग जगह पर, जहाँ पे रेस्पिरेटरी हाइजीन नहीं है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के अंदर होती है, और जनरली देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पता चला कि पिताजी को भी टीबी थी, वो थी, तो उसकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और टीबी यंग एज में भी होगी। कैंसर्स ऑल्दो यंग एज में भी हो सकते हैं, बल्कि कैंसर तो बच्चों में भी होता है, लेकिन उसकी संभावना लेस देन 30 ईयर्स में होने की कम होती है। तो अब अगर 20 साल की कोई बच्ची आ रही है जिसको खांसी है, ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसमें चांसेस हैं कि टीबी ज़्यादा होगी। एनीवे, सिर्फ एक मात्र हल्का सा एक्सरे करने की ज़रूरत है, उसमें क्लियर हो जाता है ये टीबी है या कैंसर है। डॉक्टर साहब, अगर ये लक्षण हमें दिखाई दें, किसी भी इंसान को अगर ये लक्षण अपने बॉडी में चेंज महसूस होती है, तो वो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाए या फिजिशियन आप जैसे लोगों के पास भी जा सकता है? हु विल डिटेक्ट?
देखिए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाने की आवश्यकता आपको तभी पड़ती है जब आपको कैंसर डायग्नोस हो गया है, और उसके बाद वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो कैंसर के डॉक्टर होते हैं, वो आपको बताएंगे कौन सी कीमोथेरेपी चलनी है, या कैंसर सर्जन्स बताएंगे कौन सी सर्जरी करनी है, या कैंसर के जो रेडियोथेरेपिस्ट होते हैं वो लोग बताते हैं कि रेडियोथेरेपी किस तरह की देनी है या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो कैंसर के स्पेशलिस्ट बताते हैं। लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने जनरल फिजिशियन को बता सकते हैं, और आपका जनरल फिजिशियन जो है उसके हिसाब से आपको एक दिशा दे देगा, एक रोड मैप आपका बना देगा कि किस दिशा में आपने जाना है। तो जनरल फिजिशियन की अगर आवश्यकता लगेगी वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है। अगर आपको ब्लीडिंग हुए जा रही है तो जनरल फिजिशियन शायद उसमें नहीं कुछ करेगा। सब एक कॉमन सी बात, मतलब कैंसर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनने में आता है। ऐसी लेडीज़ में यूट्रस का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, ये एक ऐसा कॉमन सा है कि मुझे लगता है कि शायद हर पांचवा छठा आदमी, आंकड़े तो आपके पास होंगे, तो इसका क्या एकदम से सिम्टम है जो आप पता लग जाए? देखिए, इसमें जैसे कि हर जो कैंसर है उसके डिफरेंट सिम्टम हैं। जैसे हिंदुस्तान में जो कॉमन टॉप के 4 कैंसर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और मुंह के कैंसर को प्रिवेंट करना भी बड़ा इजी है। आप टोबैको का इस्तेमाल मत कीजिए, आपको मुंह के कैंसर होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। आपके अगर दांत इधर उधर लगते रहते हैं, छीलते रहते हैं, उससे भी कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। तो इफ़ यू आर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, आप टोबैको का सेवन नहीं कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो मुंह का कैंसर आप काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। आप सिम्टम्स की बात करें, मुंह के अंदर अगर आपको कभी भी लगे सफ़ेदी आ गई है, सफ़ेदी जब आने लग गई है, इट मीन्स ल्यूकोप्लेकिया विच इज़ ए प्री कैंसरस कंडीशन। आप जागरूक हो जाइए, इसके ऊपर कैंसर जो है वो बन सकता है। मुंह के अंदर अगर कोई भी आपको लगता है किसी भी किस्म का, अगर मुंह को लगता है कि कोई ऐसा अल्सर हो गया जो कि हील अप नहीं हो रहा है, तो ये भी जो है मुंह का कैंसर हो सकता है। इसी तरह अगर हम फीमेल कैंसर्स की बात करें, यूट्रस के, सर्विक्स के और इनमें जनरली ब्लीडिंग इज़ ए प्रीडोमिनेंट फीचर। अगर एक्सेसिव मेंसेस हो रहे हैं या मेंसेस बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हमारे को शक पड़ जाता है कि ये यूट्राइन कैंसर या वो हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन। ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना बड़ा इजी है। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिस एंड सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये 3 चीज़ें अगर आप करें, आपके सामने पड़े होते हैं ये कैंसर। ये ऐसे नहीं है बॉडी में छुपे होते हैं, सामने पड़े होते हैं। तो आप अपने अंडकोशों को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है टेस्टिकुलर साइज़ थोड़ा बड़ा आ रहा है, ये अर्ली साइन हो सकता है। आप अपनी ब्रेस्ट को, जो हमारी बहनाई माताएं हैं, वो अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से मैनिपुलेट करके देख सकती हैं कि उसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है। कई बार क्या होता है, गांठ इतनी बढ़ जाती है उन बेचारियों को पता ही नहीं चल पाता, तो वो भी मैनिपुलेट करके देख सकती हैं। और अगर उसके अंदर गांठ बन रही है तो वो, इसी तरह आप सेल्फ एग्जामिनेशन अपने मुंह के भी कर सकते हैं। मुंह में कहीं सफ़ेदी तो नहीं आ रही है, मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला तो नहीं बना हुआ जो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है और हील ही नहीं हो रहा, तो उससे आप उसको पकड़ सकते हैं। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर, बहुत आपने अच्छा विषय पकड़ा, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में एक टेस्ट होता है PSA। अगर आप 40 साल के बाद में अपना PSA टेस्ट कराते रहते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने से पहले ही वो बढ़ा हुआ आ जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रिवेंटिव स्टेप। सो हमारे को कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट भी कराने चाहिए, जैसे रेगुलर ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराने चाहिए, ब्लड कैंसर फटाफट से पकड़ा जाता है। रेगुलर हमारे को मैमोग्राफी ब्रेस्ट की करानी चाहिए, पैप स्मीयर्स कराने चाहिए। पैप स्मीयर फीमेल्स के अंदर एक जांच होती है जिससे कैंसर बड़ी जल्दी पकड़ा जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है और आप 40 साल से ऊपर हैं, आप अपना पैप स्मीयर कराइए। अगर ब्रेस्ट में आपको लंप नहीं भी फील हो रहा है तो 40 साल के बाद आप मैमोग्राफी जरूर कराइए, ताकि अगर कोई मैमोग्राफी और ये जो दूसरा आपने बताया, ये कोई महंगे टेस्ट हैं या नॉर्मल आदमी की अप्रोच में है? ये नॉर्मल आदमी की अप्रोच में है, कोई महंगे टेस्ट नहीं है। पैप स्मीयर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है। मुद्दा ये है कि हम ये टेस्टों को नहीं कराते। अब जैसा कि मैं बताऊं, विकसित देशों के अंदर ये सब टेस्ट होते हैं, इसीलिए कैंसर होने की संभावना तो वहाँ पे भी बहुत है, लेकिन उससे बचाव हो जाता है। जो मृत्यु होने की जो दर है वो बाहर के देशों में और हमारे देशों में अगर हम रेशो लगाएं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाहर के देशों में जल्दी पकड़े जाने की वजह से कैंसर का इलाज हो जाता है और पेशेंट मृत्यु के द्वार पे जाने के चांसेस उतने नहीं रहते जितने हमारे देश में, जो अभी विकासशील देश हैं उनमें नहीं होते, विकसित देशों में ज़्यादा होते। डॉक्टर साहब, कितनी मतलब मैं कहूँ किस स्टेज के बाद कैंसर जो है वो अनक्योरेबल हो जाता है
और कहाँ तक अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, जैसे आपने कहा इनिशियल स्टेज पे पकड़ लें तो फिर तो उसको बिल्कुल ही क्योर किया जा सकता है। जैसे हम सुनने में आते हैं आम आदमी, इसको 3rd स्टेज का कैंसर है, इसको लास्ट स्टेज का कैंसर है या 2nd स्टेज का, तो कौन सी स्टेज के बाद मेडिकल साइंस भी लगता है फेल हो रही है, वो उसको बचा नहीं पाती। देखिए ये बहुत गहराई का विषय है। स्टेज के अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर का सर्वाइवल रेट कैसा रहेगा। जनरली कैंसर का सर्वाइवल रेट हम 5 साल का लेते हैं। अगर 5 साल तक पेशेंट की मृत्यु नहीं होती या कैंसर की रिकरेंस नहीं होती है 5 साल तक, तो काफ़ी संभावना है कि जीवन में ये कैंसर के दोबारा आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट लेते हैं। तो किसी कैंसर का 5 ईयर सर्वाइवल रेट से 50% है। इसका मतलब है 5 साल तक 50% मरीज जो हैं उनको रिकर होगा या मृत्यु हो जाएगी 5 साल के अंदर, और बाकी बच जाएंगे। तो 5 साल का सर्वाइवल रेट। लेकिन कैंसर का सर्वाइवल जो है किस पे डिपेंड करता है, वो कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1 आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई, स्टेज क्या है। स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं उसका साइज़ क्या है, उसकी लिम्फ नोड्स क्या है, मेटास्टेसिस है कि नहीं। तो स्टेज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, कैंसर की अंदरूनी विरुलेंस कितनी है, जो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है आप ट्रीटमेंट कौन सी दे रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आधुनिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो कीमोथेरेपी दे रहा है, रेडियोथेरेपी मिल रही है, वो मिल रही है, तो उसमें बचने की संभावना बहुत अच्छी और बचने की दर जो है बहुत बढ़िया रहती है। तो दूसरा एक और मेन अहम सवाल उठता है कि जो शरीर में किसी के और बीमारियां, जैसे आजकल कॉमन है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या एक मोटापा, तो इन चीज़ों का कैंसर पे कितना फ़र्क पड़ता है, इसके चांसेस क्या रहते हैं एक डायबिटिक के लिए या हाइपरटेंशन बीपी के वाले के लिए। ये आपने बहुत सूझबूझ वाला प्रश्न पूछा है। देखिए कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हम सोचते हैं शुगर है, बीपी है, हार्ट है, दीज आर ओनली लाइफस्टाइल डिजीजेस। नहीं, कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ कैसे है? अगर आपको मोटापा है, चांसेस हैं बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो 3 से 4 गुना ज़्यादा आप में आएंगे, जो कि एक सामान्य व्यक्ति में नहीं आएंगे, जिसका कि BMI जो है 25 या 25 से नीचे है। 25 से अगर 29 तक आपका BMI है तो हम BMI बोले तो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है हाइट के हिसाब से वेट कितना है, वो कितना है। अगर आप 30 से ऊपर हैं तो इसका मतलब है आपको ओबेसिटी है, और अगर 35 से ऊपर है तो डेफिनेटली मॉर्बिड ओबेसिटी है। तो आप अपने BMI को 25 से 25 के आसपास या उसके नीचे रखें। तो अगर आपको मोटापा है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्यों है? सिगरेट पी रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं और अनलिमिटेड कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी चांसेस हैं ना केवल मुंह के कैंसर होने की, थ्रोट का, ईसोफेगस का, इन सब का आपको कैंसर हो सकता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और लाइफस्टाइल के अंदर जितना हम सेवन वेजिटेबल्स का ज़्यादा करेंगे, सैलेड्स का करेंगे, और जितना हम अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, इन सब चीज़ों का डेफिनेटली दीज आर एंटी कैंसर टाइप ऑफ दिस थिंग। विडंबना ये है कि हम कैंसर से भी डरते हैं, मृत्यु से भी डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर चीज़ में ध्यान देते हैं, अपने जीवन की सेहत को ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने डरने की बात की। आम आदमी डॉक्टर के पास जाते हुए भी डरता है, क्योंकि फीस इतनी ज़बरदस्त है डॉक्टर्स की कि हर आदमी सोचता है मेरे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और सरकारी में क्या हालत है वो कहना यहाँ ठीक नहीं, लेकिन आदमी को निराशा मिलती है, इसलिए वो बहुत हद तक घर में ही नीम हकीम कतरे जाम ना रहता। देखिए नहीं, मैं सारे डॉक्टर्स डॉक्टर मलिक जैसे नहीं है जो अपने को मतलब बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि भाई कोई भी आए, गरीब से गरीब आदमी आए और उसका इलाज हो जाए। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, हमारा देश जो है क्योंकि विकासशील देश है, यहाँ का हमारी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि जिसको भी कैंसर है उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले। अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करेंगे, हो सकता है कैंसर का इलाज आपका 10,000 में हो जाए। लेकिन अगर आपको स्टेज 4 हो गई है तो हो सकता है इलाज में भी 5 लाख लगे और कुछ हाथ भी ना आए। इट इज़ ऑल द मोर रीज़न कि अगर हम इकोनॉमिकली कंस्ट्रेंड हैं तो हमारे अपने शरीर को बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी शरीर के साथ में हमारी वेल्थ भी चली जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, सोशल इश्यूज़ भी हैं, जिसके लिए तरह तरह की स्कीम्स भी सरकार भी लाती रहती है। आयुष्मान स्कीम है, कई सारी स्कीम्स हैं। तो जहाँ कहीं हो सके, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको सिम्टम लगते हैं और आप एक अच्छे डॉक्टर को एक
छोटी सी फीस देके अपने को जल्दी से डिटेक्ट करके और छोटे से इलाज के साथ आप बचाव कर लेते हैं। आप देखिए आप कितनी ज़्यादा अपने परिवार के ऊपर आपकी मेहरबानी रहेगी, क्योंकि परिवार के जो आपकी जीविका चल रही है वो आप सालों साल अपने परिवार को देते रहेंगे। सो मुझे लगता है जैसे कि इंग्लिश कहावत है कि निप द प्रॉब्लम इन द बड, वो इसके ऊपर, कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होती है। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल है मेरा। कोविड में मैंने देखा है मलिक नर्सिंग होम को, आपके जो रेडीमेक्स सेंटर है जो है, इसमें बेइंतहा भीड़ थी। और आप कोरोना के काल में जिस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे थे और जिस तरीके से रीज़नेबल दवाइयाँ दे करके रीज़नेबल प्राइस, मतलब मैं कहूँ उसका या फीस कहूँ, जो सेवा आपने की, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन कोविड काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ, क्या उनके अंदर कोई ऐसी चांसेस ज़्यादा हैं कैंसर होने के, या इसका उससे कोई मतलब नहीं? देखिए कोविड एक नई बीमारी है। कोविड के बारे में अक्सर, अब जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, ये बीमारियां 150 साल से इंसानों को पता है, 100 साल से पता है कि ये इस तरह से बीमारी होती है, इस तरह से फैलती है, इस तरह से होती है। लेकिन कोविड एक नई बीमारी आई है जिसकी कि दूरगामी परिणाम क्या हैं शरीर के ऊपर, रिसर्चेस चल रही हैं और उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ हमें ज़रूर पता चली है, जिसको कि हम पोस्ट कोविड कहते हैं। पोस्ट कोविड एक बहुत संगीन समस्या है जो कई लोगों को आज भी जूझ रहे हैं पोस्ट कोविड से। स्पेशली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, लीवर पे हो रहा है, कुछ रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके बाद में लंग्स के फंक्शंस जो हैं, फाइब्रोसिस वगैरह होने की वजह से कई लोगों के लंग्स के फंक्शन परमानेंटली डिटेरियोरेट हो गए हैं। बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। तो आने वाले समय में इनके ऊपर शोध चल रहा है, क्योंकि कोविड को गए हुए अभी समझिए 2 ही साल हुए हैं। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों के ऊपर शोध चल रहा है कि आने वाले समय में इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को हमें पता है, जैसे एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, लंग फाइब्रोसिस, ये तो बिल्कुल हमारे सामने है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि पोस्ट कोविड जो है पीरियड में कार्डियक रिदम डिसऑर्डर्स हैं, ये सब चीज़ें तो हमारे सामने हैं कि डेफिनेटली ये दुष्परिणाम तो है ही हैं। लेकिन उसके अलावा और कहाँ कहाँ हमारे शरीर पे छुपी मार हुई है, वो क्रॉनिकली जब हमारी स्टडीज़ होंगी तो उसमें और ज़्यादा विस्तार से सामने आएगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई हैं। अब मैं थोड़ा सा एक कुछ और सवालों पे जाता हूँ। आप एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं। आपकी जो धर्मपत्नी हैं डॉक्टर रेनू मलिक, वो बहुत जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है, इवन डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है। तो एक ऐसा घर में ही एक नर्सिंग होम बन गया है पूरा। और इसके बावजूद भी जिस बात के लिए मैं आना चाहता हूँ कि आपने अपनी फीस जो है, यहाँ पर जो आप फीस लेते हैं, वो आसपास के जितने नर्सिंग होम हैं उनसे सबसे कम है। तो एक तो भीड़ का रीज़न ये भी हो सकता है, दूसरा यहाँ इलाज बहुत पुख्ता तरीके से होता है। तो आप इसमें लगता नहीं कि मैं भी फीस हाई फाई कर दूं और बहुत डबल फीस कर दूं, ट्रिपल फीस कर दूं, तो थोड़ा उससे लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे मेरे को? नहीं, देखिए जो पर्सनल बात अगर मैं बताऊं तो जो पैसा बड़ी इल्यूसिव फिनोमिना है इस प्रोफेशन में। अगर पैसे के पीछे भागते हैं किसी भी प्रोफेशन में, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, अगर हम उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म के साथ चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको परिवार के सदस्य की तरह अगर हम इलाज करते हैं और वो भी एविडेंस बेस्ड अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो पेशेंट पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर जो हैं ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईमानदारी, ऑनेस्टी से तो हर डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, लेकिन उनको ये पता चलता है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी जांच कराते हैं जबकि आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि पेशेंट डॉक्टर रिलेशन जो है बहुत गहरा है। मैं तो इतना तक कहूँगा कि जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशन है वो आपके ब्रदर या सिस्टर जैसा रिलेशन है, ब्लड रिलेशन जैसा है। रीज़न क्या है? कई बार आंखें भर आती हैं जब पेशेंट लाता है अपने जब परिजन पेशेंट को लाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये आपके सामने है, इसको ऑपरेशन करना है, काटना पीटना, जो आप करो, मैं बाहर खड़ा हूँ, जो आपने करना है। इतना बड़ा विश्वास सिर्फ एक ब्लड रिलेशन में ही होता है। तो मैं सोचता हूँ कि समाज में हर तरह के रिश्ते डिटीरियोरेट होते हैं। मे बी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन भी थोड़ा सा डिटीरियोरेट हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बट मैं समझता हूँ कि इस रिलेशन को बहुत संभाल के हमें रखना चाहिए, इस संबंध को बहुत बना के रखना चाहिए। एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके ऊपर हर किसी को, ना केवल
डॉक्टर्स को समाज में बताना चाहिए, टीचर्स को, एनजीओज़ को, आप जैसे लॉयर्स को, जो भी एक सोशल उसमें जाते हैं, आप बताइए कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सडन डेथ्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नॉलेज होगी तो हमारे हेल्थ केयर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड भी नहीं आएगा, लोगों की जेब से पैसा भी नहीं निकलेगा और लोग जो हैं स्वस्थ रहेंगे। और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, तो देश भी स्वस्थ रहेगा और प्रगति करेगा। आप देखिए, कोई भी बीमार देश जो है वो प्रगति नहीं करेगा। अब मैं आपको अपने देश के बारे में अगर बताऊं तो हमारे यहाँ पर जो कोविड में मृत्यु हुई हैं, अगर वो हम यूएसए वगैरह से पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन कंपेयर करें तो शायद 10 गुना ज़्यादा कम हुई हैं। वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा मृत्यु हुई है। मृत्यु वहाँ सबसे ज़्यादा हुई, यूएसए में हमसे डबल मृत्यु डेवलप माना जाता है, डेवलप्ड माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे थोड़ा कमज़ोर है, चाहे हम डेवलप्ड नेशन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन फिर भी आज मैं समझता हूँ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी वजह से शायद कोविड ने भी दर्शाया है कि हेल्थ केयर ने काफ़ी अच्छे से ही कही है। इसी तरह से अगर आप यूके की भी बात करें, आप किसी भी कंट्री को लेके बात करें, तो हमारे यहाँ पे जो मृत्यु दर रहा है फॉर्चुनेटली बहुत कम रहा है। और उसकी शायद वजह भी यही है कि लोग जागरूक रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में डॉक्टर पेशेंट रिलेशन विल ऑल्सो इम्प्रूव। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बातें आप कर रहे हैं। और एक दो निजी सवाल मैं पूछूं, कभी ऐसा हुआ है नर्सिंग होम में आप हैं और कोई पेशेंट ऐसा आया हो जिसने कहा डॉक्टर साहब मेरे भाई एक भी पैसा नहीं और आप इलाज करो? देखिए, इस तरह तो अक्सर होता है। और जब भी ऐसा कभी होता है तो पेशेंट को तो हम अपने बिल्कुल रिश्तेदार की तरह लेके चलते हैं और हम इस तरह से लेके चलते हैं कि ये बेचारा जो है परेशानी में है। तो जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है डेफिनेटली उसके साथ पूरी कोऑपरेशन करते हैं और जहाँ पर हो सके तो बिल्कुल फीस भी बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन वो है, इसमें कोई एहसान नहीं है। ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने कोविड टाइम में दिया था। और कोविड में जब आप लोगों का इलाज कर रहे थे, आपको कभी डर नहीं लगा? आपकी पत्नी ने, बच्चों ने कहा नहीं कि आप सब लोग अपने नर्सिंग होम बंद करके बैठे और आप क्यों इस तरह से सब लोगों को एंट्री दिए जा रहे हो? देखिए, कोविड में हम बहुत डॉक्टर्स को लूज़ किया। मुझे खुद भी कोविड हुआ था, मैं 7 दिन ऑक्सीजन पर रहा, मुझे दोबारा भी कोविड हुआ और उसके बाद रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह से 18 घंटे रहने के बाद में कोविड के दौरान मेरे ख्याल से हमने 1000 से ज़्यादा मरीज़ों को एडमिट करके उनको ठीक करके भेजा था फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में। और उसके लिए हमारे कई डॉक्टर्स 18 घंटे भी काम करते रहे। मैं सोचता हूँ कि जब आप हिपोक्रेटिक ओथ लेके आते हैं तो ये एक बड़ा आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि पेशेंट्स की जान को। लेकिन ऑल ओवर अगर आप इंडिया की बात करें या ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने काफ़ियों ने लाइफ लूज़ की है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने लाइफ लूज़ किया है। हमारे IMA ईस्ट दिल्ली ब्रांच के अंदर ही, जो कि 5-7 हज़ार डॉक्टरों की एसोसिएशन है, मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादा नहीं तो 20 डॉक्टर्स की डेथ हुई है और कई नर्सेज और कई पैरामेडिकल स्टाफ और उनकी भी हुई है। और बड़ा दुखद पीरियड था। लेकिन फिर भी हमारे देश ने जिस तरह से वैक्सीन्स दी, जिस तरह से कवरेज दी और जिस तरह से लोगों की कोऑपरेशन रही, धन का अभाव होते हुए भी, विकासशील देश होते हुए भी जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, इट इज़ काबिल तारीफ़ है। ऐसा लगता है आप भी महसूस करते हैं कि जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितना चलता हो तो एक अलग बात है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जैसे आप जैसे लोग हैं, फिजिशियंस हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं NGOs की मदद से ऐसे हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हेल्थ अवेयरनेस करनी तो बड़ी ज़रूरी है। जैसे आज हमने कैंसर की बात की, अगर आप इसमें से ये चीज़ों को फॉलो करो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी कैंसर से मृत्यु होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। आपको जब भी सिम्टम लगेगा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको करेंगे, वो एंडोस्कोपी वगैरह करके पकड़ लेगा। वो चाहे फर्स्ट स्टेज में हो, सेकेंड स्टेज में हो, क्योरेबल स्टेजेस हैं। बनिस्बत के बढ़ जाए तो फिर उसके बाद में चाहे 3B है या 4 स्टेज है, 4 स्टेज में अगर चला जाता है, बॉडी में पूरी में मेटास्टेसिस हो जाती है, तो फिर उसके बाद में बीमारी जो है वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तो तब जो है जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2A है, तो सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहता है।
थैंक यू डॉक्टर साहब। तो सुना दोस्तों, ये थे डॉक्टर रवि मलिक। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया किस तरीके से हम अपने आप में खुद अब थोड़ा सा जागरूक रहकर अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को देखते हुए कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इसी तरह की कुछ और बीमारियों के बारे में इनसे अगली बार में चर्चा करूंगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक नई बीमारी को कैसे हम पहचान लें, कैसे हम स्वस्थ रहें, इसके बारे में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।